हम आगे चलते हैं और हमारे आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं। आज अब हमने करना है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। बेसिकली जो आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना स्पाइनल कॉर्ड का, वो आपका मोटर ट्रैक्ट है। ठीक है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसने मोटर मूवमेंट्स करवानी है। लेकिन मोटर मूवमेंट्स को भी हमने ना दो टाइप्स में क्लासिफाई किया होता है। एक होती है आपकी वॉलंटरी मोटर मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में होती है, यानी आपने सोचा है कि मैंने ये चीज़ करनी है, आपने वो चीज़ कर ली है। दूसरी होती है आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। दिस कैन बी एनी मूवमेंट, लाइक हमारी रेस्पिरेशन की मसल्स होती हैं, गैग रिफ्लेक्स में भी आपकी मसल्स यूज़ होती हैं, वॉमिटिंग के टाइम पे यूज़ होती हैं। तो ये जो मसल्स यूज़ होती हैं ना इनवॉलंटरीली, दैट इज़ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट की मसल्स। ठीक है, और उनके जो पाथवे होते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे। अब इनको एक्स्ट्रा पिरामिडल क्यों कहते हैं? इन्हें एक्स्ट्रा पिरामिडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमने मेड्यूला का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहाँ पर कि हमारे पास दो स्वेलिंग्स होती हैं विच आर कॉल्ड पिरामिड्स। अब ये जो आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है ना, ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है जो उन पिरामिड से नहीं पास करता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के, वो लोकेटेड होते हैं आपकी ब्रेन स्टेम में। व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम इज़ कलेक्टिव टर्म फॉर मिड ब्रेन मेडुला पोन्स। ठीक है, तो यहाँ से जब आपके ये न्यूरॉन्स आते हैं ना, या यहाँ से जब स्टिमुलस आता है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल। जबकि जो आपका पिरामिडल ट्रैक्ट है वो लेकर के आता है आपका स्टिमुलस फ्रॉम योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये डिफरेंस क्लियर हो गया है सबको कि एक्स्ट्रा पिरामिडल क्या है और पिरामिडल क्या है? बेसिकली ना इस डिफरेंस की बेस पर ही हमने आगे ये सारे पाथवेज करने हैं। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ। हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट दो पाथवेज में डिवाइडेड होता है, एक पिरामिडल और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल में। ठीक है, जो आपका पिरामिडल ट्रैक्ट होता है वो तो वॉलंटरी होता है। ठीक है, उसको पिरामिडल इसलिए कहते हैं कि मेड्यूला के पिरामिड से पास करता है। जो आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है ना, वो मेड्यूला के पिरामिड से पास नहीं करता, वो वैसे मेड्यूला से पास करता है लेकिन पिरामिड्स के अंदर से पास नहीं करता। तो इसलिए उसको लोकेशन की बेस पर हम कह देते हैं कि जी ये एक्स्ट्रा पिरामिडल है और वो पिरामिडल है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना कि ये जो इनके पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल नाम है ना, ये इसकी लोकेशन की बेस पे है कि ये कहाँ लोकेटेड है और ये कहाँ लोकेटेड है। अब एक और डिफरेंस आता है जो लोकेशन की बेस पर कह लो कि एक तरह से होता है लेकिन ज़्यादा होता है फिजियोलॉजी रिलेटेड। वो ये होता है कि जो आपका पिरामिडल ट्रैक्ट है ना, वो स्टिमुलस भेजेगा यानी मोटर इनपुट भेजेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। हमने पढ़ा ना कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्री मोटर, प्राइमरी मोटर, ये सारे एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं। ये मोटर एरियाज स्टिमुलस भेजते हैं कि हमने पेन उठाना है या हमने क्लिप उठानी है, ये वाली चीज़। उसी तरीके से आपका जो ब्रेन स्टेम होता है, मेड्यूला पोन्स मिड ब्रेन, इसके अंदर भी न्यूक्लियाई होते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारा जो मेड्यूला है, हमारा जो पोन्स है, वो आपका सेंटर है फॉर बहुत सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। आपका नीमोटैक्सिक सेंटर वहाँ पर है, आपका जो वॉमिटिंग सेंटर है वो वहाँ पर है। तो इन सारी जगहों पर आपके ये इनवॉलंटरी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये इनवॉलंटरी सेंटर्स हमारी ब्रेन को या हमारी बॉडी को स्टिमुलस भेजते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस का। तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है, यानी बेसिकली दोनों के फंक्शन में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टिमुलस जाता है और दूसरे का स्टिमुलस ब्रेन स्टेम से जाता है। ब्रेन स्टेम से क्यों जाता है? क्योंकि जो आपके इनवॉलंटरी सेंटर्स होते हैं ना, वो आपकी ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होते हैं। अब ये सबको क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक सबको क्लियर है पिरामिडल क्या है, एक्स्ट्रा पिरामिडल क्या है?
ठीक है, अब इसका बेसिक फंक्शन भी आपको फिर क्लियर है कि बेसिकली क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है ना, उसने आपके ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करने हैं। रेस्पिरेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, कोई भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो कंट्रोल करेगा। इवन कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी, क्योंकि जब व्हेन वी स्टैंड अप व्हाई वी डू नॉट फॉल, हालांकि इवन इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं भी खड़े हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, तो तब भी आप गिरते नहीं हो। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि आपके ये जो कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी का सेंटर है ना, ये इनवॉलेंट्री है। तो इसको भी कंट्रोल आपका यही वाला जो ट्रैक्ट है ना, ये करेगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि जितनी आपकी एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन्स आती हैं ना, वो आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं, जिसमें से पार्किंसन डिजीज़ जो है वो एग्जांपल है एक एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर की। एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर क्यों है पार्किंसंस? क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई बेसल गैंग्लिया के अफेक्ट होते हैं। बेसल गैंग्लिया आपके ब्रेन स्टेम का एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे का पार्ट है। ठीक है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर पूछ लेता है कि पार्किंसन जो है वो कौन से टाइप का डिसऑर्डर है। तो पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल क्यों है? क्योंकि वो इनवॉलेंटरी लीजन्स करवाता है, रेस्टिंग ट्रेमर्स कराता है। यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग द ट्रेमर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको ये कोरिलेशन समझ आ गई है। यहाँ तक जो आपका एमसीक्यू है वो है, एक तो आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन्स का फंक्शन पता होना चाहिए कि इनवॉलेंटरी कंट्रोल है और ब्रेन स्टेम से आते हैं। दूसरा पेपर वाइज एमसीक्यू है कि पार्किंसन डिजीज़ जो होता है वो एग्जांपल है एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर का। इसके अलावा जितनी लीजन्स हैं जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में होंगी वो आपकी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने इस एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट को भी कर दिया 4 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, अब ये 4 पार्ट्स क्या हैं? ये 4 पार्ट्स बेसिकली डिवाइड हुए हैं इनके एक्शन की बेस पे और बॉडी में ये कहाँ कहाँ क्या चीज़ करते हैं उसकी बेस पे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो आपका वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो कंट्रोल करता है आपका बैलेंस और पोस्चर। मैंने बताया ना कि जब हम खड़े होते हैं, इवन अगर आप खड़े हो, आप सोच रहे हो कि अभी मैं गिर जाऊंगा, तो मैं नहीं गिरता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसने आपका बैलेंस और पोस्चर कंट्रोल करना है, वो इनवॉलेंटरी है। दूसरा आपके पास आता है रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट। रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है? ये मसल की टोन को कंट्रोल करता है। मसल की टोन बेसिकली क्या होती है? मसल की टोन होती है कि वो मसल कितनी रिलैक्स होती है, कितनी सॉफ्ट या टेंडर होती है। अगर वो सॉफ्ट टेंडर नहीं होगी, थोड़ी सी स्ट्रेच्ड होगी, तो वो इंक्रीज मसल टोन है। और अगर वो सॉफ्ट टेंडर होगी, ठीक है, थोड़ी सी फ्लैसिड होगी, तो वो डिक्रीज मसल टोन है। इसकी फिर फर्दर 2 डिवीजन हो जाती हैं, एक मीडियल और एक लैटरल। मीडियल वाली इंक्रीज के लिए और लैटरल वाली डिक्रीज के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, वो करता है रूडिमेंट्री मोटर स्किल्स को कंट्रोल। रूडिमेंट्री मोटर स्किल्स क्या होती हैं? वो बेसिक स्किल्स होती हैं जो चाइल्डहुड लाइफ में आपकी डेवलप हो जाती हैं, यानी स्टेबिलिटी, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा बचपन में जब खड़े होने वाला होता है तो तब वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, लेकिन उसके बाद एज यू ग्रो अप, एज यू रीच प्यूबर्टी या यू रीच योर टीनेज ईयर्स, तो तब आप जब खड़े होते हो आप में ये लॉस ऑफ बैलेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि तब तक आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट डेवलप हो चुका होता है, तो वो आपकी रडिमेंट्री मोटर स्किल्स को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और बेसिक लोकोमोशन स्किल्स को कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड रुडिमेंट्री। उसके बाद लास्टली आपके पास आता है आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि वो हेड और नेक का विजुअल स्टिमुलस कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स को 4 चीज़ों में डिवाइड किया है। 4 इसके ट्रैक्स हैं, एक बैलेंस और पोस्चर के लिए, एक मसल टोन के लिए, एक आपकी स्टेबिलिटी के लिए और एक हेड एंड नेक के लिए।
अब क्या है कि अब बेसिकली इन ट्रैक्ट्स को और फर्दर एक चीज़ में डिवाइड किया जाता है, वो है इनकी डीकर्सेशन। जो आपका वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, ये डीकर्सेट नहीं करते। इनका कोर्स बहुत सिंपल सिंपल होता है, सीधा सीधा आते हैं, सीधा सीधा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ने बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करना है, दूसरे ने मसल टोन को कंट्रोल करना है, तो इन्होंने डीकर्सेट नहीं करना, ये सीधे होते हैं, ठीक है। इप्सिलैटरल इनर्वेशन देते हैं। जो आपका टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल होता है ना, ये डीकर्सेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो होते हैं ना, ये आपकी बेसिकली कॉन्ट्रालेटरल इनर्वेशन करवाते हैं। यहाँ तक सबको सारा कुछ क्लियर है? किसी को यहाँ तक किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब हम ट्रैक्स डिटेल में करने लगे हैं, अगर किसी को यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो यही क्लियर कर लो। बेसिकली 4 ट्रैक्ट्स हैं, 4 में से 2 इप्सिलैटरल हैं, 2 कॉन्ट्रालैटरल हैं। इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल क्यों है? क्योंकि जो इप्सिलैटरल वाला है वो डीकर्सेट नहीं करता, यानी क्रॉस नहीं करता दूसरी साइड पे। जो कॉन्ट्रालैटरल वाला है ना, वो डीकर्सेट करता है, इसलिए वो कॉन्ट्रालैटरल है। जो आपका वेस्टिबुलोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल है ना, वो आपका है इप्सिलैटरल, ठीक है। वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल, सॉरी, वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल है वो है आपका इप्सिलैटरल, और जो रूब्रोस्पाइनल है और टेक्टोस्पाइनल है ना, आरटी, वो है आपका कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल इप्सिलैटरल, और रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल कॉन्ट्रालैटरल। अब हम आ जाते हैं हमारे वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट पर, ठीक है। जो आपका वेस्टिबुलोस्पाइनल है और रेटिकुलोस्पाइनल है ना, ये सीधे सीधे ट्रैक्ट्स हैं, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जिस तरह जो इनका नाम है वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होके ये स्टिमुलस लेके जाते हैं और एक्शन करवाते हैं, कहीं पे भी ये बीच में क्रॉस ओवर नहीं होते। जो आपका वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, उसके दो पाथवेज हैं, एक मीडियल पाथवे है और एक लेटरल पाथवे है, ठीक है। ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन एक मीडियल साइड पे और एक लेटरल साइड पे, जाते दोनों सीधा सीधा ही हैं। ये आते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक चीज़ होती है जो आपके ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होती है। हमारी जो वेस्टिबुलर नर्व होती है उसके न्यूक्लियाई हमारी ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का भी यही फंक्शन होता है कि वो आपका बैलेंस मेंटेन करता है, इस ट्रैक्ट का भी यही फंक्शन है कि ये आपका बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि जो आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ना, वो आपके 4 न्यूक्लियाई होते हैं बेसिकली। वो 4 न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं हाइंड ब्रेन में, मेडुला में और पॉन्स में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। इनकी लोकेशन आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो 4 होते हैं, सुपीरियर, मीडियल, लैटरल और इन्फीरियर, ठीक है। जो सुपीरियर होता है वो पॉन्स में होता है, जो मीडियल होता है वो फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर के पास होता है, जो लेटरल होता है वो होता है लेटरल टू द मीडियल, यानी फोर्थ वेंट्रिकल के ही पास लेटरली, और जो इन्फीरियर होता है ना, वो होता है मेड्यूला की एक्सटेंशन तक, ठीक है। इनकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि ऑल इन ऑल ये ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होते हैं। सुपीरियर वाला पॉन्स में होता है, इन्फीरियर वाला मेड्यूला के पास होता है, और जो मीडियल और लेटरल होते हैं ना, वो फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर पे होते हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट के पाथवेज होते हैं, ये ओरिजिनेट करते हैं बेसिकली इन न्यूक्लियाई से। ये 4 न्यूक्लियाई होते हैं, 4 न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम में पड़े होते हैं, यहाँ से स्टिमुलस जाता है आपके बैलेंस के लिए। अब इनको हमने फिर 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, ये सारा एक ही क्यों नहीं है? ये एक ही इसलिए नहीं है कि जो आपका मीडियल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है ना, वो ओरिजिनेट करता है आपके मीडियल और इन्फीरियर न्यूक्लियाई से, ठीक है। ये कनेक्ट करते हैं मसल्स को ऑफ नेक एंड हेड, यानी आपके जो सर की पोजीशन है ना, वो आपका
मीडियल ट्रैक्ट जो है वो कंट्रोल करता है। अब जो आपका सुपीरियर और लेटरल है ना, वो आपका लेटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट को जाके स्टिमुलस देता है। उसके नाम से ही बेशक याद रख लो, मीडियल को मीडियल न्यूक्लियाई देगा, लेटरल को लेटरल न्यूक्लियाई देगा। लेटरल वाला क्या करता है, वो एडजस्ट करता है पोस्चर आपके लिम्स और ट्रंक्स का। इसीलिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि मीडियल वाला हेड के लिए और लेटरल वाला लिम्ब और ट्रंक के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब क्या होता है कि जब आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से ये स्टिमुलस जाता है तो सीधा सीधा ये जो स्टिमुलाई होता है ना, ये ट्रेवल करता है थ्रू योर ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ये जा कर के आपकी बॉडी की मसल्स को स्टिमुलस देता है टू नॉट फॉल। ठीक है, यहाँ तक आपका ये ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। किसी को यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सब क्लियर है? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं लेटरल और मीडियल रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो वेस्टिबुलोस्पाइनल, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, ये जितने भी ट्रैक्ट्स हैं ना जो लेटरल और मीडियल में डिवाइड हो रहे हैं या एंटीरियर और लेटरल में डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड क्यों होते हैं? क्योंकि आपके हेड की पोजीशन अलहदा, बॉडी की पोजीशन अलहदा, या ट्रंक और लिम्स की पोजीशन अलहदा करने के लिए। अगर आप एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो ना, तो आप नोटिस करोगे कि यू आर एबल टू टर्न योर हेड टू द लेफ्ट साइड एंड टर्न योर बॉडी टू द राइट साइड, रेदर देन हमारा सर और हमारा बॉडी एक रोबोट की तरह पूरी की पूरी राइट या पूरी की पूरी लेफ़्ट मूव करने के बजाय हम दोनों की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे ये जितने ट्रैक्ट्स हैं ना जो डिवाइड हो रहे हैं, चाहे इंटीरियर लेटरल चाहे मीडियल लेटरल, ये बेसिकली डिवाइड इस वजह से होते हैं कि एक हेड के लिए होता है और एक ट्रंक के लिए होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब उसी तरीके से जो आपका वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, ये आपकी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है। अब बैलेंस हमारे सर का भी होता है, हमारी बॉडी का भी होता है। जब हम खड़े होते हैं हमारी बॉडी फॉल नहीं करती। उसी तरीके से जब आप बैठे होते हो तो आपका सर भी फॉल नहीं करता। अगर आप बैठे हुए हो, आपको आपकी चेयर सपोर्ट दे रही है, आपको बॉडी के बैलेंस की उस वक़्त उस तरह से उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके सर को तो बैलेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए ये पाथवे डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, एक लेटरल और एक मीडियल। अब लेटरल और मीडियल में एक फ़र्क तो ये है कि एक हेड को कंट्रोल करता है, यानी मीडियल जो है वो हेड को कंट्रोल करता है, और जो लेटरल होता है ना, वो आपकी बॉडी और लिम्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस है इसके न्यूक्लियाई में। हमारे वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट में 4 वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, एक मीडियल और एक लेटरल। मीडियल को मीडियल न्यूक्लियाई और इंफीरियर न्यूक्लियाई सप्लाई करता है। ठीक है, और जो लेटरल है उसको सुपीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई सप्लाई करता है। ये दो डिफरेंसेस हैं इन ट्रैक्स के बस। इसके अलावा इन ट्रैक्स का ओरिजिन सेम है, सारे दोनों ट्रैक जो होते हैं वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आते हैं, इनका पाथवे सेम है। जब तक ये स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचते ये अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं, और उसके बाद ये बॉडी तक स्टिमुलस लेके जाते हैं। अब यहाँ तक सबको क्लियर है? अब कन्फ्यूजन क्लियर हुई है? मीडियल और लेटरल में क्या फ़र्क है? मीडियल और लेटरल में फ़र्क है कि मीडियल हेड का है और लेटरल बॉडी का है।
अब हम नेक्स्ट ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट आपका ट्रैक्ट है ना वो है रेटिकुलोस्पाइनल। ये भी बिल्कुल सिंपल कोर्स फॉलो करता है कि ये भी डीकर्सेट नहीं करता, क्रॉस ओवर नहीं करता, सीधा सीधा जाता है। इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है कि ये आपकी मसल की टोन को करता है कंट्रोल। मसल टोन क्या होती है? मसल टोन होती है हमारी मसल कितनी सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल कह लो या बेंडेबल कह लो उतनी है, ठीक है, दैट इज मसल टोन। अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेच कर लोगे ना तो आपकी टोन इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये फ्लैसिड हो जाएगी ना, यानी थोड़ी फ्लॉपी सी हो जाएगी, तो फिर टोन डिक्रीज हो जाएगी। ये बेसिकली रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का फंक्शन है। अब रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट इस फंक्शन को कंट्रोल कैसे करता है? ये इस फंक्शन को ऐसे कंट्रोल करता है कि इसके पास भी दो ट्रैक्ट्स होते हैं, एक मीडियल और एक लैटरल। बिल्कुल जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा है ना, उसी तरीके से इसके पास भी दो ट्रैक्ट्स होंगे। एक मीडियल ट्रैक्ट हो जाएगा, एक लैटरल ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मीडियल ट्रैक्ट होता है ना वो आता है पॉन्स से, और जो लैटरल होता है ना वो आता है मेड्यूला से। अब इसकी क्या वजह है? इसको दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया? एक तो आपको पता चल गया, ठीक है, इसकी ओरिजिन के बेस पे इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। मीडियल वाला पॉन्स से आ रहा है, लेटरल वाला मेड्यूला से आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो मीडियल वाला है ना वो आपकी मसल टोन को इंक्रीज करता है, ठीक है, जबकि जो आपका लेटरल वाला है ना वो आपकी मसल टोन को डिक्रीज करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारी टोन ऑफ मसल्स के लिए होता है। दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, मीडियल और लेटरल, ठीक है। मीडियल वाला पॉन्स से आता है और मसल टोन इंक्रीज करता है, लेटरल वाला मेड्यूला से आता है और मसल टोन को डिक्रीज करता है। अब हम कर लेते हैं इसका एक जनरल पाथवे। अब इसका बेसिकली फंक्शन क्या है कि आपकी मसल टोन, मसल का एक्शन कंट्रोल करता है और साथ ही आपकी रेस्पायरेशन भी कंट्रोल करता है। रेस्पायरेशन क्यों मसल टोन में आती है? रेस्पायरेशन मसल टोन में इसलिए आती है कि जो आपकी रेस्पायरेटरी मसल्स होती हैं जब वो एक्सपैंड या स्ट्रेच करती हैं तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि वो रिलैक्स होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। जब वो इन्हेलेशन होती है या वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो टाइट हो जाती हैं। तो ये भी आपकी मसल टोन ही इन्वॉल्व हो रही है। तो बेसिकली जो आपका पाथवे आपकी रेस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है वो है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इनवॉलंटरीली जो स्ट्रेच हमारी हो रहा है हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स का, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट दो ट्रैक से बना है, मीडियल लेटरल, ठीक है। जो मीडियल वाला है वो टोन को इंक्रीज करेगा, लेटरल वाला टोन को डिक्रीज करेगा। ओरिजिनेट कहाँ से ये होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन से। कल हमने रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात की थी ना, मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है। रेटिकुलर फॉर्मेशन है डिफरेंट न्यूक्लियाई जो आपके ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होते हैं। सपोज ये आपका ब्रेन स्टेम है, ठीक है। इस ब्रेन स्टेम में आपके पास मिड ब्रेन, मेड्यूला, पॉन्स है। अब हमें पता है कि हमारा जो मिड ब्रेन, मेड्यूला, पॉन्स है ये है एक सेंटर हमारी डिफरेंट इनवॉलंटरी एक्शंस का। उस इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, एक नहीं होता। उन बहुत सारे न्यूक्लियाई को जब वो टोटली साइनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं, इकट्ठे एक साथ एक्ट करते हैं किसी भी एक्शन के लिए, उसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। अब इस पाथवे में भी यही हो रहा है कि कोई एक पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। पॉन्स इन्वॉल्व है टोन इंक्रीज करने के लिए और मेड्यूला इन्वॉल्व है टोन डिक्रीज करने के लिए। तो इन दोनों के न्यूरॉन्स जब इकट्ठे इन्वॉल्व हैं
तो इसको कहा गया है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, कि ये पाथवे ओरिजिनेट करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम से, और वो बेसिकली कोर है इन पाथवेज का, क्योंकि उधर सारे न्यूक्लियाई हैं। वहाँ से ओरिजिनेट करके ये सीधा सीधा डिसेंड करता है थ्रू वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डीकर्सेट नहीं करता, और वाइट मैटर से ये जाता है इन फॉर्म ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स, और वहाँ पर ये मसल की टोन को इफेक्ट करता है। यहाँ तक ये सारी बात समझ आ गई है, यहाँ तक हमारा दूसरा पाथवे भी कंप्लीट हो गया है। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक सारे क्लियर हैं, तो फिर हम आगे चलें। नहीं, इसको डिटेल से करना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली क्या है कि जिनका फेब बैच है ना, वो तो ये सारी एनेटमी करें, क्योंकि जब आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सारा कुछ डिटेल से करो। उस टाइम पर ना मेरा इरादा यही है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा कराऊंगी, डबल ए से रिलेट करके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आना एमसीक्यू से है। तो फेब वालों ने तो ये बहुत डिटेल से करना है। जो नवंबर वाले हैं ना, आपके पास अब टाइम नहीं है। ये सारे पाथवेज आपके लिए, इस लेक्चर को 2 दफ़ा सुन लोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपने यही करना है। ये लेक्चर सुनना है, 1-2 दफ़ा सुनो, कॉन्सेप्ट बना लो। जो आपने इसमें से याद करने हैं ना, जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी है, वो ये पाथवेज नहीं है। आपको पेपर के लिए पता होना चाहिए एक चीज़ तो है नाम, ठीक है, क्योंकि नामों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। आपको हर ट्रैक्ट का पहला, दूसरा, तीसरा नाम पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, क्योंकि सीपीएसपी बहुत स्मार्ट है। वो आपको ना सीधा सीधा असेंडिंग ट्रैक्ट या डिसेंडिंग ट्रैक्ट का नाम नहीं देता कि ये असेंडिंग ट्रैक्ट ऑप्शन में दे दे या डिसेंडिंग दे दे। वो देता है आपको इसकी टाइप्स, और फिर पूछता है कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा ट्रैक्ट कौन सा है। तो दीज नेम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो कि इस ट्रैक का क्या नाम है। दूसरी चीज़ जो नवंबर वालों ने अब करनी है ना, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इनका फंक्शन। हर ट्रैक्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ये कहाँ से डीकरसेट करते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ये सारी चीज़ें करने का अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप ये करोगे ना, तो ये आप न्यू मेमोरी बिल्ड कर रहे हो। एट द एंड क्या होता है कि आपकी न्यू मेमोरी भी चली जाती है, और जो पुराना याद होता है वो भी कन्फ्यूजन में आ जाता है। सिर्फ इतना याद करना है कि ये इनका फंक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें कौन सा ट्रैक कंट्रोल करता है, फाइन मूवमेंट्स कौन सा ट्रैक कंट्रोल करेगा, लिम्ब की मूवमेंट कौन सा करेगा, रेस्पिरेशन कौन सा करेगा, और दूसरी जो चीज़ याद रखनी है वो इसके नाम याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो जिसका जब अटेम्प्ट है उसने फोकस किस चीज़ पे करना है। नवंबर वालों के लिए मैं बार बार एम्फोसाइज करती हूँ, नवंबर वाले सिर्फ इस लेक्चर से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, और उसके बाद जाकर इसको रिलेट करें अपने एमसीक्यूज़ से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके एमसीक्यूज़ ही आने हैं। आपको एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ इनके फंक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है, और इनका नाम पता होना ज़रूरी है। जो फेब वाले हैं उनके पास अभी टाइम है, अगर वो अभी नहीं ना डिटेल में करेंगे, तो फिर ये एट द एंड आपका भी रह जाएगा, तो आपको भी फिर ऐसे रट्टा वाला जो चीज़ होती है ना, वो इवेंचुअली भूल जाती है। तो फेब वाले ये डिटेल में करें, वो इन लेक्चर्स के बाद एमएनएस से पढ़ लें या डबल ए से पढ़ लें। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे जो दूसरे ट्रैक्ट है ना उन पे। जो आपके 2 बाकी ट्रैक्ट है ना, रूब्रोस्पाइनल और टेक्टोस्पाइनल, ये होते हैं वो ट्रैक्स जो कि आपके डीकरसेट करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डीकरसेट करने का मतलब ये है कि ये जो आपके ट्रैक्स है ना, ये आपके क्रॉस ओवर करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, वो ओरिजिनेट करता है आपकी मिड ब्रेन से, और डीकरसेट भी ये उसी लेवल पे करता है, यानी मिड ब्रेन के लेवल पे ये दोनों आपके जो ट्रैक्ट्स हैं ये डीकरसेट करेंगे। अब हम कर रहे हैं हमारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट।
रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट ओरिजिनेट कहाँ से करता है? ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस। जब हमने मिड ब्रेन की थी तो हमने उसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें एक स्ट्रक्चर होता है रेड न्यूक्लियस। इस रेड न्यूक्लियस के अंदर से ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ये ओरिजिनेट करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपके फाइन कंट्रोल की मूवमेंट्स के लिए होता है, फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड के लिए, या जो आपकी रूडिमेंट्री मूवमेंट्स बन चुकी होती हैं ना, मसल टोन या बैलेंस, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए होता है रूब्रोस्पाइनल। फाइन मूवमेंट्स का क्या मतलब है? जब हमने स्टार्ट में ये किया था ना, तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि रूब्रोस्पाइनल आपकी रेडिमेंट्री मूवमेंट्स करवाता है या रेडिमेंट्री स्किल्स डेवलप कराता है। अब रेडिमेंट्री स्किल्स क्या होती हैं? रेडिमेंट्री स्किल्स का मतलब ये होता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उस वक़्त उसको कोई चीज़ पकड़ाओ या उससे कोई मूवमेंट करवाओ ना, तो वो थोड़ा-सा लड़खड़ाता है। इवन अगर आप एक छोटे बच्चे को पेन दोगे ना और उससे कोई चीज़ लिखवाओगे, तो शुरू में उसकी राइटिंग उस तरह से क्लियर नहीं होती। ठीक है? जब आप बड़े होते हो, आपका ये ट्रैक डेवलप होता जाता है, आपकी ये चीज़ें होती हैं फाइन। ठीक है? यानी हैंड राइटिंग फाइन होती है, उसमें नीटनेस आती है। तो ये जो फाइन कंट्रोल ऑफ हैंड है, या आपकी जो मूवमेंट्स को टोन करना है ना, उसके लिए आपका ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फाइन मूवमेंट्स को मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ? क्योंकि फाइन कंट्रोल ऑफ हैंड मूवमेंट्स वो अक्सर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि इसका ट्रैक्ट कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि ये जो आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, ये ओरिजिनेट करता है मिड ब्रेन से, रेड न्यूक्लियस के लेवल पर। वहाँ पे जा करके ये डीकर्सेट कर लेता है। जहाँ से ओरिजिनेट करता है ना, उसी लेवल पर ये डीकर्सेट कर जाता है। और डीकर्सेशन के बाद क्या होता है कि डीकर्सेशन के बाद ये डिसेंड करता है थ्रू द वेंट्रल टेगमेंटम। वेंट्रल टेगमेंटम भी आपका एक मिड ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, और वहाँ से ये डिसेंड करके जाता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली ये डिसेंड करता है उसकी लेटरल एस्पेक्ट पर, और फिर इसके फाइबर्स जो हैं वो टर्मिनेट करते हैं और वहाँ पे जा कर के ये अपना जो स्टिमुलस है ना वो देता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट आपकी फाइन मूवमेंट्स के लिए और आपकी स्टेबिलिटी के लिए है, यानी उन सारी मूवमेंट्स के लिए जो आपकी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर डेवलप होती हैं। ईजियर वे इसको रिमेंबर करने की ये है कि बड़े होके जो चीज़ें डेवलप होती हैं ना, हैंड राइटिंग कह लो या आपकी स्टेबिलिटी कह लो, वो आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक करता है। ओरिजिनेट कहाँ से करता है? ओरिजिनेट करता है मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियस से। क्रॉस ओवर कहाँ पे करता है? क्रॉस ओवर करता है वेंट्रल टेगमेंटम में, वो भी मिड ब्रेन का पार्ट है। और वहाँ से ये सीधा सीधा आता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से जाता है ये अफेक्टर मसल्स तक। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लास्ट ट्रैक्ट पे। जो हमारा लास्ट ट्रैक्ट है ना, वो है हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, वो होता है आपका सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन के पाथवे में। कोई मुझे बता सकता है कि सुपीरियर कॉलिकुलस कौन सा स्टिमुलस कंट्रोल करता था? सुपीरियर कॉलिकुलस कौन सा स्टिमुलस कंट्रोल करता था हमारा? हाँ जी, विजुअल स्टिमुलस कंट्रोल करता था। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है वहीं के स्टिमुलस पर ये एक्ट करता है। आपका जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, वो एक रिस्पॉन्स देता है आपके विजुअल स्टिमुलस को। तो ये पाथवे कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? ये ओरिजिनेट करता है सुपीरियर कॉलिकुलस से। और सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस, कोई मुझे बता सकता है सुपीरियर कॉलिकुलस होता कहाँ पे था? हमने इसकी लोकेशन भी पढ़ी थी, तो ये सुपीरियर कॉलिकुलस कहाँ होता है? अगर किसी को याद हो, सुपीरियर कॉलिकुलस कहाँ पे होता है? हाँ जी, सुपीरियर कॉलिकुलस आपके मिड ब्रेन में होता है।
ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलस हमारे मिड ब्रेन में होता है, ये पाथवे वहां से शुरू होता है। अब ये क्या करता है, ये रिसीव करता है इनपुट आपकी ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व पता है हमें कि वो सेंसरी एक इनपुट देती है सुपीरियर कॉलिकुलस को। फिर सुपीरियर